स्वागत दोस्तों आपका चैनल से मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के समीकरण खुलकर सामने आ गए हैं। बताएंगे क्या महाराष्ट्र के अंदर बनने वाली है इंडिया गठबंधन की बड़ी सरकार दोस्तों। इसी के साथ में एकनाथ शिंदे ने भाजपा को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। इसी के साथ में नाक के नीचे दिल्ली के अंदर बीजेपी को एक और बड़े चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा है दोस्तों। बताएंगे कौन सा ये चुनाव है। और इसी के साथ में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार को 100 करोड़ रुपए देने की कोशिश कर रहे थे अडानी, लेकिन कांग्रेस ने दिया जोरदार तरीके का झटका। बताएंगे 100 करोड़ रुपए ठुकराने का बड़ा मामला सामने आ रहा है दोस्तों। के साथ में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का जोरदार विरोध किया। बताएंगे कौन से राज्य के अंदर भारी विरोध हुआ है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र में जरूर होना चाहिए बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिश के बावजूद उनको बहुमत नहीं मिलने के बाद अब सरकार बनाने को लेकर समीकरण बीजेपी के खिलाफ होते चले जा रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में अब गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी इसे लेकर फॉर्मूले तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में छप रही रिपोर्ट ने साफ तौर पर इंडिया गठबंधन को तैयारी करने के संकेत दे दिए हैं दोस्तों। महायुति में मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर चल रहे जोरदार बवाल के बाद जो जानकारी उसके अनुसार एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। एपी न्यूज में छपी रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह मुंबई के अंदर मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर कोई नया ऐलान करने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी का सीएम तय माना जा रहा है। दावा यह किया गया है कि एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट भी उनको नहीं देने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा दोस्तों, यानी अपने सहयोगियों को ठेंगा दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी जो अब तक करती चली आई है। और इसके बाद एपी न्यूज में छपी इस रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला दिया गया है और जो बातें कही गई है कि मुख्यमंत्री शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये साफ संकेत है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को भी अब तैयारी कर देनी चाहिए महाराष्ट्र में खेला करने के लिए दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि एआईएमआईएम ने भी एक बयान जारी किया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की ओर संकेत दिए हैं। एआईएमआईएम के नेता सैयद आसिफ वकार ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से अपील की है कि अगर वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं तो हमारे फॉर्मूले पर काम करें। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी, यानी एआईएमआईएम भी सपोर्ट करने को तैयार है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष शिंदे के साथ में खड़ा हो जाए। सैयद आसिफ वकार ने आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक है, अजित पवार के पास 41 विधायक है, इनके पास कुल मिलाकर 98 विधायक है, यानी शिंदे और अजित पवार अगर साथ में आते हैं तो 98 विधायक इनके पास है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पास 50 विधायक है। दोनों को अगर मिला देंगे तो 148 विधायकों की संख्या हो जाएगी, यानी 148 का नंबर हो जाएगा। और सरकार बनाने के लिए 145 की संख्या की जरूरत होती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और बाकी पार्टियों का मिलाकर 10 के आसपास और नंबर बढ़ जाएगा दोस्तों, तो आसानी से 155 तक आंकड़ा पहुंच सकता है, यानी बहुमत से भी ज्यादा नंबर के साथ सरकार चल सकती है। और इसके लिए जरूरी है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साथ में लाने के लिए विपक्ष की ओर से प्रयास किए जाए। 2.5 साल एकनाथ शिंदे और 2.5 साल अजित पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस फॉर्मूले पर काम करने की जरूरत है ताकि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति से दूर रखा जाए, वरना फिर महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप लोग जानते हैं कि कौन से राज्य में भेज दिए जाएंगे दोस्तों। इससे महाराष्ट्र के सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। वहीं पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषणा के बाद अब शिंदे गुट और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है दोस्तों। शिंदे गुट ने 6 बड़े कारण बताए हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। पहला यह कि ठाकरे गुट महायुति पर हमलावर हो सकता है, अगर शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ठाकरे गुट फिर से मजबूत हो सकता है, यानी उद्धव ठाकरे की बात चल रही है। दूसरा यह कि मराठी अस्मिता को और ज्यादा मजबूती मिलेगी अगर ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो, वरना फिर बीजेपी एंटी मराठी पार्टी के तौर पर जो जानी जाती है, इससे मराठा समाज के लोगों में फिर से गुस्सा देखने को मिलेगा। और सुशासन की छवि है एकनाथ शिंदे की, तो उनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। जातिवादियों को फिर से मौका मिल जाएगा राज्य के अंदर अपने पैर पसारने के लिए और निकाय चुनाव में भी मजबूती मिलेगी अगर शिंदे मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो। एकनाथ शिंदे ने सभी धर्म के बीच में सद्भाव बना के रखा है, तो जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। ये 6 स्ट्रॉन्ग कंक्रीट कारण बताए गए हैं कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते किसी तरीके से शिंदे की सेना को मजबूती के साथ भाजपा से लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने मुख्यमंत्री बनाकर रखना चाहिए। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो फिर उद्धव ठाकरे की तरफ पलटी मारने की तैयारी करनी चाहिए और इंडिया गठबंधन को अपने सीटों के नंबर बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को एकजुट करके एक नंबर तैयार करना चाहिए कि जैसे ही माहौल बदले वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर सरकार पलट जाए और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या अजित पवार बन जाए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र झारखंड के इलेक्शन के बाद अब सबसे बड़ा इलेक्शन दिल्ली का होने जा रहा है। दिल्ली में लगातार एक महीने में दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है दोस्तों। दिल्ली के मेयर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दी थी, अपना मेयर बना लिया था और अब दिल्ली विश्वविद्यालय यानी छात्रों के गढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त सबसे तगड़ा झटका लगा जब लगातार 7 बार चुनाव हार चुकी कांग्रेस पार्टी के संगठन एनएसयूआई ने जबरदस्त बंपर वापसी की है। पार्टी ने अपने छात्र संगठन को यहां मजबूत किया है दोस्तों। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के दौरान एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने 1343 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। यहां पर एनएसयूआई के अध्यक्ष बन गए हैं रौनक खत्री, जिनको 20,207 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी के ऋषभ चौधरी को 18,864 वोट मिले। फिर संयुक्त सचिव की बात करें तो यहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता और उम्मीदवार लोकेश चौधरी 6726 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। उनको टोटल 21,975 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन एबीवीपी के उम्मीदवार अमन कपासिया को 15,249
50 वोट मिले हैं। 2 बड़ी सीटें एनएसयूआई के खाते में गई है दोस्तों, जबकि भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी को 2 सीटें, एक उपाध्यक्ष वाली और एक सचिव वाली सीटें मिली है। लेकिन जो मुख्य सीट होती है, जो सबसे बड़ी सीट जिसे कहा जाता है, वो अध्यक्ष का पोस्ट होता है। अध्यक्ष का पोस्ट एनएसयूआई के खाते में गया है तो 2-2 का मुकाबला है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की है दोस्तों, एनएसयूआई के लिए ड्यूसू का चुनाव जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इसे विपक्षी गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि ड्यूसू के इलेक्शन में 7 साल से लगातार 7 चुनाव एनएसयूआई हारती चली आ रही थी दोस्तों। बार बार एबीवीपी के चारों उम्मीदवार जीतते चले आ रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने पलटी मारी है। तो क्या आपको लगता है कि युवाओं ने कैंपस से एक बड़ा संकेत पूरे देश में भेज दिया है कि वो परिवर्तन की ओर अपना रुख कर रहे हैं? आने वाले दिनों के अंदर देश परिवर्तन के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लेकिन दिल्ली के चुनाव से पहले यह बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है दोस्तों। सासा वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन अगर चुनाव आयोग ने कराए होते तो सभी पोस्ट पर एबीवीपी का कब्जा होता। जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया रहता है, ये टिप्पणी पूरे चुनाव आयोग के कार्य, उनके प्रणाली, काम करने के तरीकों को लेकर एक बड़ा सवाल है दोस्तों। शासक तेलंगाना की सरकार को अडानी ग्रुप की ओर से अचानक 100 करोड़ रुपए का डोनेशन का ऑफर किया गया दोस्तों। डोनेशन यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रेवंत रेड्डी सरकार ने कहा कि अडानी ग्रुप के साथ मौजूदा विवाद की वजह से यह फैसला हमने लिया है कि हम लोग डोनेशन नहीं लेंगे। 100 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया गया है। डोनेशन लेने से राज्य सरकार और मेरी छवि खुद नुकसान में चली जाएगी, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अडानी के साथ कोई ऐसा संबंध दिखाई दे। रेवंत रेड्डी ने साफ शब्दों में अडानी के द्वारा दिए गए पैसों को वापस लौटा दिया। सरकार की ओर से रविवार को अडानी ग्रुप को एक चिट्ठी भेज दी गई है, जिसमें अडानी ग्रुप से यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करने का अनुरोध किया गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। जिस दौर में अडानी पर कई सारे गंभीर सवाल है, वारंट भी जारी कर दिया गया है, उस दौर में पैसे देने और पैसे लेने से जरूर सांठगांठ की खबर लोगों के बीच में बीजेपी के द्वारा फैलाई जाती दोस्तों, तो जरूरी था कि इसका विरोध किया जाए। सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मतपत्रों से दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। क्या आपको लगता है ऐसा होने वाला है दोस्तों? इसी के साथ में हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगाते हुए हरियाणा कांग्रेस ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नाम से कांग्रेस पार्टी ने याचिका दायर करके भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम हैक कर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। याचिका में कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटों पर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। साथ साथ बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन के भी आरोप लगाए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले किसानों के खाते में पैसे डालने, युवाओं को नौकरी देने समेत सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग करने का भी ये पूरा आरोप लगाया गया है दोस्तों। याचिका में कहा गया है कि कई विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, क्योंकि कई ईवीएम की बैटरी तो 90 और 100% चार्ज थी। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने 20 सीटों पर गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि आयोग ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या आदेश सामने आता है दोस्तों। साथ साथ वक्त संशोधन बिल को लेकर भाजपा सरकार सोच रही है कि इसी विंटर सेशन के अंदर बिल को लाया जाए, पास कराया जाए, लेकिन लोगों ने भी ठान रखी है कि विरोध तो बहुत ज्यादा होगा और इसीलिए जबरदस्त तैयारी शुरू हो गई है। वक्त संशोधन बिल के खिलाफ ममता बनर्जी की कांग्रेस 30 नवंबर को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करने वाली है। इसके लिए 2 लाख लोगों को सड़कों पर उतारा जाएगा दोस्तों। इस विरोध प्रदर्शन में सांसद कल्याण बनर्जी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। ममता सरकार ने वक्त संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की भी पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री सोवन देव चट्टोपाध्याय ने सोमवार को कहा है कि वक्त संशोधन बिल 2024 के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हालांकि तारीख अभी तय नहीं की गई है। चटर्जी ने दावा किया है कि वक्त संशोधन विधेयक विभाजनकारी है और इससे अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला जा सकता है तथा अधिकारों का हनन किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा गया है कि विवादास्पद वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन टीएमसी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो वक्त संशोधन बिल को लेकर किसी भी तरीके की खराब मानसिकता को स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा जो बिल लेकर आ रही है पूरी तरीके से भाजपा का इसके पीछे का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि मुस्लिम समाज के लोगों को कमजोर किया जाए, उनके इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया जाए। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी दोस्तों, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा में धनखड़ खड़गे के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली। सभापति ने कहा कि आप अनुभवी हैं, संसद की मर्यादा को रखिए। खड़गे ने बोला कि मुझे मत सिखाइए। दोनों नेताओं के बीच में जोरदार हंगामा कई बातों को लेकर कई बार देखने को मिला है दोस्तों, लेकिन फिर से जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो अपने चिर परिचित अंदाज में धनखड़ को करारा जवाब दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उपराष्ट्रपति धनखड़ कहते हैं कि 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारे देश के, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इसका पर खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि 75 सालों में मेरा योगदान 54 साल का है, यानी 54 साल से राजनीति करते आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका बहुत बड़ा योगदान है देश के अंदर, खासकर देश की संसद की प्रणाली को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को सिखाने की कोशिश कर रहे थे जगदीप धनखड़। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है दोस्तों, इससे दूर तक मैसेज गया होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने 54 साल की राजनीति में बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सब कुछ देखे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों एकदम सही जवाब दिया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में एनसीपी एसपी के नेता रोहित पवार बोले, कहा ईवीएम जो यूज किया गया था महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर वो गुजरात से आया था, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों महायुति की इतनी बड़ी जीत हुई है। इन्होंने दोनों चीजों को लिंक करते हुए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल खड़े किए हैं। काफी कम वोटों से इस बार चुनाव जीते हैं रोहित पवार, जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है दोस्तों। उनके तो एक तरफा चुनाव जीतने के संकेत मिलने चाहिए था। साथ साथ झारखंड के आदिवासी बेल्ट से एनडीए पूरी तरीके से साफ हो चुका है। 28 सीटों में से महज 1 सीट उनको मिली है। झारखंड में आदिवासी बेल्ट
से बीजेपी के सुपड़ा साफ होने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस दौरान राहुल गांधी और बड़े बड़े नेताओं के आने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। साथ साथ यूपी के संभल में हुए हिंसा के मामले पर योगी सरकार राजनेताओं को वहां पर जाने से फिर रोकने लगी है। दोस्तों, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को संभल जाने से रोका है। हापुड़ रोड पर उनको रोका गया। संभल जा रहे सांसद को हापुड़ के पिलखुआ टोल प्लाजा पर रोका गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चाहे सीएए का मामला हो या फिर SC/ST एक्ट को लेकर विरोध करने का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश में कई और बड़े आंदोलन हो, यूपी में लगातार गोलियां चल रही है। यहाँ गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। मुझे पुलिस की चोट का दुख है। यह किस प्रकार की साजिश है, इसका शिकार गरीब लोग हो रहे हैं। आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर शांत नहीं बैठने वाला। उन्होंने कहा कि कुछ भी होता है तो आप जांच करिए, किसी ने गलती की हो तो जांच करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन इस तरह गोली चलाना ठीक नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि पुलिस कह रही है कि गोली नहीं चली तो क्या गोली अपने आप चल गई? कुल मिलाकर दोस्तों जांच करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आखिर गोली किसने चलाई है। 3-3, 4-4 लोगों के जान चली जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। देश के अंदर क्या शांति से प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोगों को नहीं बचा है? क्योंकि भारत के संविधान में तो साफ तौर पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लोगों को, तो फिर धरातल पर इसे लागू क्यों नहीं किया जाता? दोस्तों, लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से रोके जाने के भी कई दावे किए जा रहे। तो कुल मिलाकर भारत के अंदर इस तरीके की सरकार और व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? क्योंकि गोलियां चली है, लोगों की जान गई है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो फिर जांच जज के द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायिक जांच की मांग अब होनी चाहिए दोस्तों, ताकि पता चल सके कि आखिर गोलियां किसने चलाई है। अगर पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी तो कैसे न्याय हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। साथ साथ पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया है। कई दिनों से उनकी पार्टी के स्टैंड को लेकर लोग लगातार विचार विमर्श कर रहे थे कि आखिर होने क्या वाला है। समाजवादी नेता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर अपने बेटे चिराग पासवान को कुछ साल परेशान और सत्ता से दूर रखने वाले उनके भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस खुद किनारे लग गए हैं। पारस ने अपने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से मोदी का परिवार हटा दिया है। कुछ दिन पहले बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में पारस और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी को बुलाना बंद कर दिया गया था और ऐसे में पटना के अंदर एनडीए सम्मेलन से भी उनको अलग रखा गया। तो अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग होने का। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल वाले गठबंधन में जाएंगे? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि पशुपति पारस खुद 5-6 सीटों पर प्रभाव रखने वाले नेता जरूर है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे, गठबंधन में शामिल होंगे या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा की बैठक आरंभ होने पर सदन ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया है कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 13 नोटिस मिले हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जॉन ब्रिटास और कांग्रेस के नेता नीरज डांगी और प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रताप सिंह और संजय सिंह समेत कुछ नेताओं ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर सदन में चर्चा की मांग की है। हालांकि भाजपा सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। कारण आप लोग जानते हैं, अडानी पर जिस दिन चर्चा होगी उस दिन भाजपा के लोग बैकफुट पर रहेंगे और इसीलिए कन्नी काटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कब तक ऐसा कर पाएंगे, बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ शिवसेना यूबीटी ने एकनाथ शिंदे को कहा है कि आपने कहा था कि जितने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर विधायक आपके साथ में गए हैं उनमें से अगर एक भी विधायक चुनाव हार जाएगा तो आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो फिर इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले 45 विधायकों में से 5 विधायक चुनाव हार गए हैं। तो क्या आप राजनीति से संन्यास लेंगे? ये बड़ा सवाल है। आप ही ने चुनौती दी थी। साथ साथ दोस्तों उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के बाहर लगवाए पोस्टर, इसमें लिखा हुआ है कि फिर उठूंगा फिर लड़ूंगा। लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी बुरी तरीके से विधानसभा का चुनाव हार गई है दोस्तों। और कई सीटों पर उद्धव ठाकरे की वजह से कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी कि वो आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के साथ ही नजर आए या फिर कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाएगी? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कंगना रनावत ने हाईकोर्ट के नोटिस का दिया है जवाब। मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है दोस्तों। याचिकाकर्ता ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। कंगना रनावत जहां से चुनाव लड़ी थी मंडी लोकसभा क्षेत्र से, वहां पर एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया। तो फिर वो हाईकोर्ट पहुंचे और कहा है कि ये जो चुनाव ये हुए हैं ये पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि मुझे तो मौका दिया ही नहीं गया, मेरा तो नामांकन रद्द कर दिया गया, इलीगल तरीके से ऐसा काम किया गया। इसलिए हाईकोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए, चुनाव को रद्द करना चाहिए और इनकी सांसदी को रद्द करके दोबारा से इलेक्शन कॉल करना चाहिए। साथ साथ राहुल गांधी लंबे समय से गौतम अडानी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता है जो अभी भी अडानी के जुड़े हुए कार्यक्रमों में नजर आने लगे हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अडानी समूह के पदाधिकारी और सबसे नजदीकी अमन सिंह की पत्नी के किताब विमोचन में शामिल हुए थे, जहां पर खुद श्रीमती प्रीति अडानी भी मौजूद थी मुख्य अतिथि के तौर पर। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का यह नेता क्यों पार्टी के स्टैंड से अलग होकर अडानी से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आलाकमान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, इससे गलत मैसेज जाता है दोस्तों। इसी के साथ में जयराम रमेश ने कहा है कि पार्लियामेंट की स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक हुई है, इसमें हम लोगों ने फैसला लिया है कि आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन से मुद्दे पर भाजपा की केंद्र सरकार को घेरना है। जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो ये कि अडानी स्कैम सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा, इस पर हम चर्चा करवाना चाहते हैं। मणिपुर के वायलेंस पर चर्चा करवाना चाहते हैं और चाइना बॉर्डर का जो एग्रीमेंट हुआ है
उस पर भी सवाल खड़ा किया जाना चाहिए जयराम रमेश की ओर से। इन तीनों बातों को खुलकर बताया गया। साथ साथ दोस्तों अजित पवार को बनाया जाए मुख्यमंत्री, कोई भी अकाउंट चलेगा लेकिन मुझे मंत्री बनाओ, नरहिल जिरवाल ने अपनी इच्छा जाहिर की है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब दावेदारी अलग अलग नेताओं की ओर से सामने आने लगे हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल ने इच्छा जाहिर की है कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नरहरि जिरवाल ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं महाराष्ट्र के युवा, मेरी प्यारी बहनें चाहते हैं कि अजित पवार फिर से मुख्यमंत्री बने ताकि राज्य के अंदर महिलाओं के हित में और बड़े काम किए जा सके। अजित पवार की भी दावेदारी है मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर दोस्तों, तो उनको 2.5 साल की बात करनी चाहिए और विपक्ष के साथ मिल जाना चाहिए। 2.5 साल उनको, 2.5 साल शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विपक्ष को आगे प्रमोट करना चाहिए। साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की हार के बाद अब तकरार सामने आ गई है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के नेता बनाने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद कल्याण बनर्जी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की हार की आलोचना करते हुए कहा है कि अपना अहंकार त्याग कर कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर स्वीकार करना चाहिए। सवाल यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई है, लेकिन वही इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड का चुनाव जीत गई है, बल्कि उन्होंने अपनी सरकार को रिपीट किया है जो अमूमन नहीं होता था विपक्षी सरकारों के लिए, और ये एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया अलायंस के लिए। क्या आप मानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी को आगे करना चाहिए, उन्हीं के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी को इंडिया गठबंधन की बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि पूरी तरीके से समीकरण कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हक में रहे और कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति नेतृत्व संभालेगा तो पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ओपोजिशन के अंदर, तो उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है दोस्तों। नेता उन्हीं का होना चाहिए जो इंडिया गठबंधन को लीड करे। ममता बनर्जी को आगे किए जाने पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा ताकि सारी बड़ी अपडेट आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सके। आप लोग अपने अनुभव जरूर बताइए दोस्तों कि किस पार्टी को नेतृत्व संभालना चाहिए और किस तरीके का एक समीकरण फॉर्मेशन होना चाहिए इंडिया अलायंस का आने वाले दिनों में। साथ अडानी का साथ देकर देश की छवि खराब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। खड़गे ने सीधा मोदी और अडानी के संबंधों को लेकर ये सवाल खड़े किए। साथ संभल की हिंसा मामले को लेकर मस्जिद कमेटी के प्रमुख ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एडीएम सीए को बताया, इसके लिए जिम्मेदार पुलिस ने पूछताछ भी की है। जफर अली ने कहा है कि उप जिलाधिकारी वंदना मिश्रा और पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनुज कुमार की वजह से झगड़ा हुआ है, इन्हीं की वजह से मौतें हुई है। उप जिलाधिकारी की जिद पर जब हौज का पानी निकाला गया उससे अफवाह फैल गई और सीओ लोगों को गालियां दी और लाठीचार्ज भी करवाया गया। कुल मिलाकर दोस्तों प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो अब न्यायिक जांच होनी चाहिए, यानी हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में एक कमेटी बननी चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन करे, पता करे कि किसकी गलती है, उसके बाद डिटेल में रिपोर्ट आए और जिन अधिकारियों ने आदेश दिया था और जिनके कारण हत्याएं हुई है, जो आरोप लगे हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। जो भी डिटेल में अपडेट आएगी दोस्तों, जांच की रिपोर्ट आएगी, उसी से पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट पर जीत मिली है। सबसे ज्यादा चर्चा विजयपुर विधानसभा सीट की है। इस सीट से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की हार हुई है। रामनिवास रावत की हार के बाद राज्य में नई सियासी अटकलें शुरू हो गई है दोस्तों। जनता ने दल बदल नेताओं को नकार दिया है, जिस कारण से राज्य की एक ऐसी महिला विधायक है जिसके सियासी भविष्य पर ब्रेक लग सकता है। विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत से कार्यकर्ता उत्साह में है, लेकिन कांग्रेस की एक विधायक के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। बात कर रहे हैं सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्र से निर्मला सापरे की। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत कर आई थी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यक्रम में नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकती है। जिस दिन बीजेपी में शामिल होंगे उस दिन उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी वापस से मैदान में उतरेगी तो खेला पूरी तरीके से पलट जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव जीत चुकी है, उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री को शिकस्त दे दी है, तो भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले कांग्रेस के नेत्री को 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं उपचुनाव में वापस से हार का सामना ना करना पड़ जाए। साथ साथ संबल हिंसा, योगी बीजेपी आरएसएस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया है मोहन भागवत का बयान। कांग्रेस ने संबल घटना पर भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पार्टी के नेताओं ने 2 समुदाय के बीच में धर्मों के नाम पर दीवार खड़ी कर दी है। ये बड़ा बयान दिया है दोस्तों। पवन खेरा ने आपकी इस पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों जब हिंसा हो रही थी संबल के अंदर, तब कई सारे मस्जिदों से लोग लाउड स्पीकर पर हिंसा रोकने के लिए कह रहे थे। आपको बता दें कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कहा जा रहा है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करता हूं कि सर्वेक्षण यानी सर्वे पूरा हो गया है, कृपया किसी भी तरीके से परेशान ना हो और अल्लाह की खातिर अपने घरों में लौट जाइए। मैं आपसे दृढ़ता पूर्वक आग्रह करता हूं, अल्लाह की खातिर अपने घरों में वापस लौट जाइए। यानी लोगों को भीड़ से दूर होने के लिए कहा जा रहा था, यानी अपने अपने घर में लौटने के लिए कहा जाता है। एक तरीके से शांति बनाने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हिंसा किस कारण फैली है दोस्तों, क्योंकि मस्जिदों से लगातार शांति बनाने की अपीलें की जा रही थी, लोग अपने अपने घर के लिए लौट भी रहे थे, इस तरीके के भी दावे सामने आ रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं कई सारे शक हो रहे हैं दोस्तों। इस पर जांच पड़ताल सही से होगी तभी जाकर इन्वेस्टिगेशन में सही रिपोर्ट सामने आ पाएगी। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अजित पवार ने भतीजे के मौजूदगी में उन्हें एक ऐसी बात कही है जिससे सोशल मीडिया पर लोग शेयर भी कर रहे हैं और उन्होंने एक तरीके से अपने भतीजे के भी मजे लिए हैं। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार इस बार कुछ 100 वोटों से चुनाव जीत गए, जैसे तैसे उनको चुनाव में जीत मिली, यानी बुरी तरीके से हारने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अंततोगत्वा उनको जीत मिल गई। जैसे तैसे वो जीते, एकदम एज से जीत कर आए। तो फिर अजित पवार ने भतीजे को कहा कि तुम बच गए, अगर मैं तुम्हारे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए चला जाता तो तुम्हारी भी बुरी तरीके से हार हो जाती। दरअसल दोस्तों अजित पवार
को मिली जबरदस्त जीत के बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब शरद पवार और उनसे जुड़े हुए पार्टी के लोगों को भी चैलेंज कर रहे हैं। साथ साथ सोलापुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग और काउंटिंग में आंकड़ों की विसंगति सामने आई है। एबीपी न्यूज में छपी रिपोर्ट के अनुसार करमाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर मतदान के दिन 2,29,375 वोट डाले गए, जबकि वोटों की गिनती के दौरान 2,29,377 वोट गिने थे। इसमें 2 वोटों की बढ़ोतरी सेंटर नंबर 115 के सेंटर अध्यक्ष द्वारा सैंपल 17C में वोटों के मिलान लिखते समय की गई गलती के कारण हुआ है। इसी तरीके से माढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन 2,67,691 वोट पड़े, लेकिन जो वोट काउंट किया गया उसमें 2,67,021 वोट काउंट किए गए, यानी 670 वोट यहाँ पर कम काउंट किए गए हैं। इसी तरीके से सोलापुर शहर की क्षेत्र के भी यही खबर है दोस्तों, और सोलापुर दक्षिण विधानसभा को लेकर भी इसी तरीके के दावे सामने आए हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इस तरीके की विसंगति सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब क्यों नहीं देता, उनसे सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।